नमस्ते। कफ रोगों में हमें कौन सा पंचकर्म करना चाहिए? कफ रोग में जो बीमारियां होती है वो वायु रोग या पित्त रोग से काफी कम है। मतलब 20 तरह की बीमारियां बताई गई है, बट आजकल जैसी लाइफस्टाइल है इसमें कफ रोगों में ज्यादा लोगों को तकलीफ दिखाई देती है। कफ में कौन सी बीमारी आती है? तो सबसे कॉमन तो आपको पता ही होगा कि सर्दी, खांसी या फिर अस्थमा, बहुत पुरानी अस्थमा की तकलीफ है। हाँ, ये और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होते हैं ना, छाती में कफ जमा हो जाना, मोटापा, डायबिटीज या फिर सोराइसिस। हाँ, बहुत सारे लोगों को स्किन में जो प्रॉब्लम है उसमें सोराइसिस और फंगल इन्फेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है ना, वो मोस्टली कफ दोष बढ़ने की वजह से। खून की खराबी होती ही है, बट कफ दोष भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इन लोगों में कभी कभी कैसा होता है ना कि सर्दी खांसी रहती है, वो ठीक हो जाती है तो उनका स्किन इन्फेक्शन बढ़ जाता है। स्किन इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो सर्दी खांसी बढ़ जाती है। तो ये कफ है, यहाँ वहाँ ट्रांसफर होता रहता है और हम अलग अलग तकलीफों के लिए दवाई खाते रहते हैं। मोटापा, बहुत ज्यादा ये लोग है ना जो हिलते नहीं है, एक जगह पे बैठ के रहते हैं और उनका खान पान भी वैसा ही है। बहुत मीठा खाना रहता है या फिर ग्रेन्स बहुत ज्यादा थे ना, चावल, रोटी, दिन में 3 से 4 बार अनाज खाते हैं। और उसके मुकाबले उनकी बॉडी मूवमेंट इतनी नहीं रहती है। बैठने का ही हमारा जो आजकल का प्रोफेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठ के ही सारा काम करते हैं, तो बैठना भी एक जगह पे आपको कफ ज्यादा बढ़ा सकता है। हेवी खाना खा के दोपहर में सोना, बहुत सारी औरतों को आदत रहती है कि दोपहर का खाना करके वो सो जाती है, भले वो सुबह जल्दी उठती है या फिर किसी भी कारण के वश। तो एक नैप लेना, एक 20 से 25 मिनट तक आप सो रहे हो, मतलब हल्की एक झपकी ले रहे हो तो ठीक है, बट एक एक दो दो घंटे आप सो ही रहे हो, उस वजह से भी आपका कफ बढ़ जाता है। या फिर ठंडी चीज़ों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, बहुत ज़्यादा दूध, दही, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, सफ़ेद चीज़ें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कफ कम करना है तो सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। कौन सी सफ़ेद चीज़ें? दूध और दूध के पदार्थ है, या फिर शक्कर है, वो भी सफ़ेद रंग की है। शक्कर और शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर कोई भी चीज़ है जिसमें शक्कर है एक्स्ट्रा, ऐसे है सॉल्ट, नमक, वो भी सफेद कलर का है। नमक देखो बारिश में गीला हो जाता है, पानी पकड़ने की उसकी प्रकृति है, तो खाने का नमक चलेगा, बट जो एक्स्ट्रा नमकीन चीजें हैं जैसे फरसाण है, चिप्स है, वेफर्स है, वो भी शरीर में कफ दोष ज्यादा बढ़ाएगी। मैदे से बनी हुई चीजें, चावल से बनी हुई चीजें, इडली है, डोसा है, या बहुत ज्यादा चावल खा लेना। चावल ऐसे मना नहीं है, बट कोई कोई बहुत ज्यादा, जैसे साउथ इंडियन लोग हैं उनके खाने में बहुत ज्यादा चावल रहता है। और उसके मुकाबले अगर एक्टिविटी कम है, क्योंकि अगर केरला के लोगों को मैं बोलूंगी कि हाँ चावल बंद हो तो वो डॉक्टर ही बदल देंगे, बट वो उनके एक्टिविटी, वो क्या नारियल के पेड़ में चढ़ते उतरते हैं सारा। तो इतनी अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो उनके प्रदेश में ये सारा खाना उनको डाइजेस्ट हो जाता है। बट अगर वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, खाना वैसा ही है पर बॉडी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो यही खाना आपके शरीर में कफ दोष को हद से ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर कफ दोष बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपको सर्दी, खांसी, अस्थमा, स्किन के प्रॉब्लम, सोराइसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन है, ओबेसिटी है, हाँ, और या फिर डायबिटीज। आजकल बहुत लोगों में, कम उम्र के बच्चों में भी डायबिटीज काफी कॉमन हो गया है, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन। कफ जो है ना शरीर को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देने का काम करता है, बट हमारा न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो आजकल ये सारी जो बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। दिन में हम 3 से 4 बार खाना, हल्का खाना ठीक है, बट हम बहुत ज्यादा कि कोई डोसा या उसके साथ खा लिया, बीच बीच में बिस्किट खा लिए, बिस्किट में चना, मुरमुरे या फिर कुछ चिप्स, वेफर्स ऐसे खा लिया। खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं। बच्चों का मैं खाना देखती हूँ तो इतना ही रहता है। और जो माएँ रहती है, मदर्स, वो हमेशा उनको लगता है कि आप जितना ज्यादा खाना बच्चों को खिलाएंगे उतनी वो एक अच्छी माँ साबित होती है। तो सुबह उठने के बाद ही वो दूध, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट, देन उनका लंच रहता है, शाम को भी कुछ खाने के लिए देना है, रात को भी उनको
खाना देते हैं, रात को सोते समय भी दूध देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है। और उसके मुकाबले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं। बैठ के उनका सारा जो पढ़ाई रहती है, ऑनलाइन पढ़ाई रहती है, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, मोस्टली गाड़ी से ही, वैन से ही जाते हैं, बस से जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। तो बच्चों में भी मोटापा या फिर सर्दी खांसी बार बार होते रहती है। और फिर ये होता है, और हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उनसे उनका गट फ्लोरा, गट बैक्टीरिया बिगड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो वापस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं कि च्यवनप्राश दे दें, गिलोय दे दें, ऐसा देते हैं, बट नहीं, जितना उनको भूख लगती है उस हिसाब से 3 से 4 बार खाना बहुत काफ़ी है। और अगर फिर भी उनको भूख लगती है तो ही उनको ड्राई फ्रूट्स या दूध वगैरह दे दीजिए। जंक से पेट पहले मत भरिए। तो ये है कफ रोग कौन से है और क्यों होता है, इनके बारे में हमने पहले भी वीडियो में देखा था, बट शॉर्ट में मैंने इस वीडियो में भी बताया है। कौन सा पंचकर्म कर सकते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर कफ दोष बढ़ गया है तो उसको निकाल देना ही हमें बहुत उपयोगी साबित होता है। उसके बाद हम मेडिसिन लेंगे तो जल्दी इफेक्ट आता है और हमारा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। तो वमन, उल्टी करवाना, ये ट्रीटमेंट इसमें प्राधान्यता से दी जाती है। उल्टी करवाना मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कुछ उल्टी का मेडिसिन दे दिया आपको तुरंत उल्टी हो गई। सेम जैसे विरेचन में हमने देखा था, शरीर में फैला हुआ कफ दोष पहले पेट में लाना जरूरी है। उसके लिए हमें मेडिकेटेड घी पीने के लिए दिया जाता है, आपकी प्रकृति के अनुसार या फिर आपको जो तकलीफ है उसके अनुसार हमें ये घी दिया जाता है। वैद्य जो डॉक्टर है आपका परीक्षण करके ये घी आपको देते हैं। 3 से 5 दिन आपको ये घी लेना पड़ता है, सुबह खाली पेट, और फिर भूख लगने के ऊपर आपको खाना खाना है। बाहर शरीर को आपको मालिश, अभ्यंग किया जाता है, और पूरी शरीर को स्नेहन स्वेदन किया जाएगा, तो शरीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। कफ पिघल के धीरे 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 आपके पेट में आने लगेगा। ये कफ पेट में आने के लिए लगभग 5 से 7 दिन का कालावधि लगता है। एक बार आपके पेट में कफ आने के बाद आपको वैद्य आपका परीक्षण करके उसको पता चल गया, नाड़ी देखेगा, आपके सिम्टम्स देखेगा, और उसको पता चलेगा कि कफ दोष अभी पेट में आ गया है। फिर 1 दिन का गैप देके आपको क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। उस दिन आपको सुबह सुबह ही जाना है, क्योंकि जब कफ का ज़्यादा उत्क्लेश मतलब कफ दोष बहुत ज़्यादा रहता है, वही समय में वमन दिया जाता है। तो जनरली सुबह 8 बजे से पहले, मतलब 6 से 7-8 बजे तक आपको क्लिनिक पे जाना है। और वो डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिसिन, औषधि काढ़े पीने के लिए, जैसे मुलेठी का काढ़ा रहता है, या फिर दूध दिया जा सकता है, पंचतिक्त काढ़ा, बहुत सारे काढ़े हैं वो आपको पीने के लिए दिए जाते हैं। और कुछ चूर्ण पहले चटाए जाते हैं, जिससे आपके स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। और काढ़े पीने के बाद जो पेट में जमा हुआ कफ है वो और काढ़े वो बाहर आते हैं। उससे आपको लगभग 6 से 8 उल्टियाँ होती है। आपको कुछ भी कमजोरी, थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि आपको पहले बॉडी का प्रिपरेशन किया गया है ना। हमने घी भी पिया है, हमने अभ्यंग किया है, हमने स्वेदन किया है, तो शरीर को हमने सॉफ्ट किया है, प्रिपेयर किया है फॉर दिस वमन। और फिर एक ही दिन आपको वो उल्टी करवाई जाती है। फिर आपका कफ पूरा निकलने के बाद आपको वैद्य काढ़ा बंद कर देता है। फिर आप 1 से 2 घंटे रेस्ट करके फिर अपने घर पे जा सकते हो। हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो वहीं पे एडमिट रखा जाता है। फिर उसके आगे 3 से 4 दिन खाने पीने का परहेज रहता है। हल्का खाना, जैसे पित्त में भी हमने देखा, विरेचन के बाद जो खाना आपको दिया जाता है, चावल की राब है, मूंग की दाल, दाल खिचड़ी, ऐसा हल्का पकाया हुआ खाना, सूप जैसे आपको दिया जाता है। धीरे धीरे आपका नॉर्मल खाना शुरू होने तक आपको एडमिट रखा जाता है, या घर में आप 2-3 दिन की छुट्टी लेके आपको रहना है। तो वमन के दिन और उसके आगे 2 दिन तो आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी क्लिनिक में जाके ये कर्म करवा रहे हो तो 3 दिन आपको छुट्टी चाहिए ही। तो जिस दिन आपका वमन है उस दिन और उसके आगे 2 दिन रेस्ट करने के लिए आपको छुट्टी लेना ज़रूरी है। अगर एडमिट होके करते हैं, जैसे पतंजलि का बहुत बड़ा जो सेंटर है
हरिद्वार ऋषिकेश में, या फिर महाराष्ट्र में काफ़ी सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, गुजरात में भी है। तो वहाँ पे अगर एडमिट होके ये ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नहीं है तो किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर में भी जाके उनसे कंसल्ट करके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो वमन में ये सारे जो पहले हमने जो रोग देखे उसमें वमन ये प्रधान कफ रोग की चिकित्सा है। इसके साथ ही नस्य और धूम्रपान, ये छोटे छोटे नस्य भी है। नस्य में क्या है, नाक में ऑयल ड्रॉप्स डालना या फिर किसी भी औषधि वनस्पति के रस डालना, जैसे अदरक का रस है। बहुत ज़्यादा साइनस की तकलीफ है ना, चोकअप रहता है, कफ से बहुत पेशेंट को हेडेक रहता है, उसमें भी अगर अदरक का रस है, गुड़ मिला के, गुड़ अदरक नस्य बोलते हैं उसको, वो डाल सकते हैं। या फिर षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, बहुत सारे तेल है, घी है। ऐसे जो अपने चेहरे पे, है ना, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व जत्रुकत व्याधुक। जत्रु मतलब कंधा, कंधे से ऊपर जो सारा हमारा है सिर, वहां पे अगर कफ जमा है तो उसके लिए हमें नस्य नाम की एक प्रधान चिकित्सा की जाती है। वो भी आप घर पे भी कर सकते हो या फिर वैद्य के पास जाके सीख सकते हो, वहां पे भी कर सकते हो। तो नस्य नाम की ट्रीटमेंट भी कफ दोषों में दी जाती है। धूम्रपान, धूम्रपान मतलब क्या है कि धुआं, किसी भी औषधि वनस्पति का या फिर चूर्ण का धुआं आपको दिया जाता है। वचा है, वेखंड हम इसको मराठी में बोलते हैं, वचा संस्कृत में बोलते हैं। इसकी पाउडर का धुआं अगर आप इनहेल करते हो तो भी वो साइनस की जिनको तकलीफ है, कफ दोषों की वजह से सर्दी जिनको हो रही है, या फिर दिमागी मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी, इनमें भी कफ दोष का बहुत प्राधान्य रहता है। तो वो बच्चों में भी, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनमें भी धूम्रपान और नस्य बहुत उपयोगी साबित होता है। वमन चाहिए तो अगर वो नहीं ले सकते क्योंकि उन इतना घी लेना और ये सारी चीज़ें उनको नहीं पॉसिबल है, बट नस्य और धूम्रपान से भी ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आते हैं। शिरोधारा भी उनमें बहुत इफ़ेक्टिव साबित होती है। बहुत सारे हर्ब्स इसमें उनको बहुत दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि एक लगभग 2 से 3 महीने में ही उनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि बुद्धि के ऊपर कफ का आवरण आ गया है। जो साइकेट्रिक पेशेंट है, डिप्रेशन के पेशेंट है, या फिर कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, और बच्चे भी वो कुछ भी सोचते हैं तो बैठे ही रहते हैं, कुछ भी पढ़ने में उनको इच्छा नहीं होती है, ऐसे बच्चों में भी हम वमन का प्रयोग कर सकते हैं। 12 से 14 साल के ऊपर अगर बच्चे की उम्र है तो वहाँ पे भी हम वमन दे सकते हैं। छोटे बेबीज में भी देते हैं, बट उनमें हम ये घी लेना वगैरह वो नहीं लेते हैं, उनको दूध के साथ ही थोड़े बहुत पाउडर लेते हैं, एक आध उल्टी से भी उनको क्लीन वो हो जाते हैं, उनका शोधन हो जाता है। आजकल जो महिलाओं में थायराइड नाम का जो व्याधि आपको सबको नज़र आता है, थायराइड में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं शुरू की है, प्राइमरी स्टेज है, 2-3 महीने पुरानी आपको बीमारी है, तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार जाके वमन कर दोगे तो भी आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे। बहुत पुरानी बीमारी है तो उसको वमन के साथ कुछ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देने पड़ते हैं, उसका कोर्स करना पड़ता है, और धीरे धीरे जाके आप थायराइड का भी इलाज कर सकते हो। हाँ, तो ये सारी बीमारियां, इनमें ये पंचकर्म, वमन है, नस्य है, धूमपान है, बहुत अच्छा काम करता है। आप इसकी जानकारी एक बार नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर में जाके ले लीजिए। वसंत ऋतु, जिनकी कफ प्रकृति है ना, जिनको कफ की कोई बीमारी हो सकती है या फिर जिनकी प्रकृति कफ है, उनको वसंत ऋतु में वमन करवाया जाता है। बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र में है, पूना, मुंबई, वहाँ पे ये बहुत है कि वासंतिक वमन शिविर, लोग उनको पता है कि उनकी कफ प्रकृति है, कफ की कोई बीमारी है, तो वो हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर करवाते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में वमन होता है। इनको शिविर बोलते हैं, है ना। तो वसंत ऋतु कब आता है, जैसे विंटर, सर्दियों का सीजन खत्म हो गया, हेमंत शिशिर, दिवाली के बाद, है ना, दिसंबर फरवरी के बाद जैसा ठंड कम हो जाती है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, तो वो वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु में जो हीट होती है वो क्या करती है कि सर्दियों में जो कफ शरीर में जमा हो जाता है बर्फ जैसा, फिर वो पिघलने लगता है। और वो तभी हमें कफ की बीमारियां, सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। तो वो समय में अगर आप वमन करवाते हो तो आसानी से ये कफ
जो कि पतलाई है वो बाहर निकल आता है। तो सीजनल पंचकर्मा जो बोलते हैं ना, तो वसंत ऋतु में हमें वमन करवाना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारी कफ वाली प्रकृति है और हमें कफ की बीमारियां ज्यादा होती है, तो साल में एक बार वसंत ऋतु में अगर हम ये कर्म करवाते हैं तो हमें काफी बेनिफिट मिलता है। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, जैसे सोराइसिस से बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा डायबिटीज है, या फिर मोटापा है, हाँ, या फिर सर्दी खांसी अस्थमा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हम ऋतु नहीं देखते हैं, कभी भी हम पंचकर्म में वमन करवा सकते हैं। तो ये था वमन के बारे में, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। तो इनमें से अगर कोई बीमारी आपको है या फिर आपके किसी रिलेटिव को है, तो आप जल्द से जल्द उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको जानकारी दीजिए। आप भी किसी नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर में जाके आपकी प्रकृति की जांच करवा लीजिए। और ये जो पंचकर्मा है ये करने के लिए बेशक बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट मत करो कि कब मुझे सर्दी खांसी या अस्थमा हो जाए या फिर मैं मोटी हो जाऊँ और फिर मैं करवाऊँ। आपकी प्रकृति के अनुसार साल में कोई एक पंचकर्मा आप करवाते हैं, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, या फिर डेली बेसिस पे आप नस्य भी कर सकते हो। हाँ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो हम सबको ना बीमार ना पड़े इसके लिए कंसल्टिंग करवाना है। बीमार पड़ने के बाद आपको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, बॉडी भी वीक हो जाएगी और आपको पंचकर्म के साथ मेडिसिन वगैरह सारी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो अगर हम आपके डाइट, दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करते हैं और साल में एक बार कोई कर्म करवाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी सारी चीजें अच्छी चलती रहेगी। और इसमें जो खर्चा आता है वो खर्चा मत समझिए, इट इज ए इन्वेस्टमेंट। आप आपकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैं कैसे करूँगी। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो क्या होता है, तभी तो आपके पैसे खर्च होते ही है और आपकी हेल्थ खराब होती है, वो अलग से है ना। और तो इसके लिए इसको खर्चा मत समझिए, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले में आपको हेल्थ मिलती है। आप होटल में जाते हो, पैसे खर्च करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, एक आध ड्रेस कम कर लीजिए, एक आध साड़ी कम ले लीजिए, थोड़ी सी एक ट्रिप कैंसिल कर दीजिए। बट साल में एक बार आपकी 5 से 10 दिन आप रिजर्व करके रख दीजिए कि उसमें मुझे कोई ना कोई पंचकर्मा करवाना ही है। अपने लिए, खुद के लिए टाइम दीजिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।